जो परोपकार की अपनी आन बान और शान समझते थे। ज्योतिबा फुले जी के जीवन की शुरुआत हमें ज्योतिबा जी के जितना भी जीवन क्रम है उसमें 7 भागों में उनका जो आंदोलन का चरण है वो 7 भागों में डिवाइड है। ज्योतिबा फुले जी का जन्म 11 अप्रैल को 1827 ईस्वी में पूना में हुआ था। हड़पसे नामक गांव का एक स्थान है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदराव फुले था। असल में गोविंदराव फुले जी हमारे बीच में माता तरस जी मौजूद हैं। आप मंचासन ग्रहण करिए। मैं स्वागत के लिए ललिता भाई पाटिल को आवाज दूंगा कि ललिता भाई पाटिल आए और उनका पुष्प स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। उनके पिता का नाम गोविंदराव फुले था। असल में फुले जी उनका सरनेम नहीं था। ज्योतिबा फुले के पिता गोविंदराव फुले, उनके पिता जो सेठीबा फुले थे, सेठीबा फुले सतारा जिला के कुटबुन गांव के रहने वाले थे। और वहां पर ऐसा घटना घटा कि वहां कुटबुन गांव का जो पटवारी होता है, जिसे मराठी में तलाटी कहते हैं, तो तलाटी का काम करने वाला एक ब्राह्मण था, तो उन्होंने उनकी पूरी जमीन हड़प लिया था। इसलिए सेठीबा फुले ने उनकी हत्या कर दी और वहाँ से वो गांव छोड़ करके पूना में आके हड़पसे नामक स्थान पर बस गए थे। ये उनकी कहानी है। और ज्योतिबा फुले अपने दादा की तरह बहुत तेज और तर्रार थे। बचपन से बड़े अद्भुत प्रतिभाशाली उनकी बोलबासा थी। बचपन में उनकी एजुकेशन पढ़ाई कर रहे थे, सबको निकाल के बाहर कर दिया गया। वो जानते थे कि ये लड़का बड़ा तेज है, बहुत बोलता है, तो जितने पेशवा थे वो सभी लोग जाकर के ज्योतिबा फुले से बोलते थे कि ज्योतिबा, ये तुम्हारा लड़का क्यों पढ़ा रहे हो, मत पढ़ाओ, पढ़ाने से क्या हो गया, अपने कारोबार में इसे लगा लो, काम में हाथ बटाएंगे 2 पैसे आएंगे। पर उनके पिता हमेशा पेशवा लोगों को फूल बेचते थे, उनकी रोजी रोटी पेशवाओं से ही चलती थी, तो इसलिए पेशवा जी की बातों को बड़ा मानते थे। तो उन्होंने बात मान लिया और अपने पुत्र ज्योतिबा फुले को अपने घर में रख लिया और अपने फूल की खेती में कामकाज में लगा दिया। पर ज्योतिबा फुले जी की प्रतिभा को देख करके एक मुस्लिम और एक अंग्रेज, ये दोनों बड़ा प्रभावित हुए और उन्होंने गोविंदराव फुले जी को प्रेरित किया, इतना होनहार बच्चा है तो अपने घर में क्यों रखा। तब जाकर के मिशनरी स्कूल में उन्हें डाला गया और उनको डाल करके एक 7वीं क्लास तक उनका एजुकेशन 21 साल तक उनको पूरा हो गया। ज्योतिबा फुले जी के जीवन की बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो आज सबको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, ठीक है, ज्योतिबा फुले अपने जीवन में एक किताब से बहुत प्रभावित है, जो थॉमस पेन की लिखी हुई किताब है द राइट्स ऑफ मैन। इस किताब से ज्योतिबा फुले बहुत प्रभावित थे और सभी लोगों को एक समान भाव से उनकी एक दृष्टिकोण थी, जो एक ही नजरिए से सब थे। उनका मानना था कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, सभी मनुष्य और सभी स्त्री पुरुष एक समान हैं, उनमें कोई भेद करने की जरूरत नहीं है और ना ही मनुष्यों के अंदर कोई जाति है। ये जाति मात्र स्वार्थ के अनुसार पर बनाई गई है और दूसरा इसमें कुछ भी नहीं। ज्योतिबा फुले इस बात को मानते भी थे और इस पर विश्वास भी करते थे और ये काम के लिए अपना पूरा जी जान भी लगाते थे। ज्योतिबा फुले की जो आंदोलन का चरण है वो 2 चीज़ देखा जाए। पहले तो इस आंदोलन का पृष्ठभूमि क्या है, ये आंदोलन क्यों शुरुआत हुआ, ज्योतिबा फुले के जीवन क्यों आंदोलित हो उठा, ज्योतिबा फुले क्यों क्रांति करना शुरू कर दी, पहले इसके पीछे एक इतिहास जानना पड़ेगा। और ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन भर कौन सा आंदोलन चलाया, यानी कि ज्योतिबा फुले ने अपना कौन सा आंदोलन चलाया और क्या लोगों को समझाने की कोशिश की। ये 2 बातें समझने के बाद हम 7 चरण में इस बात को समझेंगे कि ज्योतिबा फुले ने कैसे कैसे कौन सा चरण अपनाया और कैसे कैसे अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। उनका सबसे पहला चरण में जो आएगा वो शिक्षा आएगी, फिर दूसरा जो चरण आता है वो साहित्य आता है और तीसरा जो चरण आता है वो महिलाओं का सुधार आता है
और चौथा प्रेरणा स्रोत आता है। प्रेरणा स्रोत का मतलब ज्योतिबा फुले ने किसको अपना प्रेरणा स्रोत मान करके आंदोलन चलाया, किसको अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। और फिर है सत्य शोधक समाज की स्थापना जो 1837 में किया। और दूसरी बात कि जब ज्योतिबा फुले ये सारा काम कर रहे थे तो दुश्मनों ने इनके साथ कैसा व्यवहार किया और अपने समाज के लोगों ने इनके साथ कैसा व्यवहार किया, और इस शिक्षा से, इस क्रांति से हमें क्या सीखना चाहिए। इस प्रकार के 7 चरण हैं। तो मैं संक्षेप में अपनी बात बताऊंगा और मैं बस यही कोशिश करूंगा कि ज्योतिबा फुले जी का कोई पॉइंट चूक ना जाए, जो हम इस बात को ना समझें। आज हमारे पास सभी लोग बैठे हैं, हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी समाज के लोग बैठे हैं। मैं ये कोशिश क्यों कर रहा हूँ? मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, शिक्षा का मतलब ज्योतिबा फुले समझाते थे कि सही और गलत में अंतर करना शिक्षा है। शिक्षा इसलिए है कि आप ये समझ सको कि क्या सही है और क्या गलत है, और जो सही है उसके साथ आप संघर्ष करो और जो गलत है उसका विरोध करो। शिक्षा का मतलब ये है। लेकिन आज के शिक्षा का मतलब है कि पढ़ाई करो, नौकरी करो। मतलब पूरी शिक्षा हम नौकर बनने के लिए कर रहे हैं, और नौकरी करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य सही और गलत का फर्क करो और सही के लिए संघर्ष करो। पर आज के समाज में शिक्षा का कोई ऐसा महत्व नहीं है कि हम शिक्षित हो करके समाज में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा बदलाव लाने का कोशिश नहीं है। आज शिक्षा का कम। सत्य शोधक समाज का मतलब क्या होता है? सत्य को शोधने वाला, सत्य को खोजने वाला। सत्य क्या है और असत्य क्या है उसको खोजने वाला जो समाज है वो सत्य शोधक समाज का मेंबर है। तो सत्य को खोजना ही सत्य शोधक समाज का मेन उद्देश्य था। सत्य क्या है, गलत क्या है और झूठ क्या है। जो गलत है उसको हटाओ और जो सही है उसके साथ संघर्ष करो। ये पूरा ज्योतिबा फुले जी के आंदोलन का पृष्ठभूमि है। ज्योतिबा फुले जी के आंदोलन कहाँ से शुरू होती है? मुझे एक बात याद आती है, मैं अपना बात पूरी कर दूँ कि जब ज्योतिबा फुले जी को स्कूल से हटाया गया था तो यही बोल के हटाया गया था कि तुम पढ़ा के क्या करोगे, पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, और पढ़ने से व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है आगे चल के, और ये सारी चीज़ें तुम्हारे घर में सहता नहीं है। यही बात बताई गई थी। और यही बात हमारे घर में भी एक घटना है। हमारे मामा जी को बचपन में हमारे वहाँ कोई मर गया था, मामा के घर में, नानी के घर में। तो किसी ब्राह्मण ने कहा था कि तुम्हारे घर में पढ़ाई नहीं सहता, हम मत पढ़ा। तो मेरी नानी ने मामा को पढ़ने नहीं दिया, और हमारा मामा आज भी परेशान रहता, 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए। आप समझे नहीं? ऐसी समस्याएं, डर लोगों के अंदर उठा दिया जाता है, और उस डर को लेकर के अपने जीवन में जो सीखना चाहिए उससे वो वंचित है। छोटी सी बात और कह रहे हैं, उनकी ताकत पता है क्या है? हमारा शिक्षित न होना ही उनकी ताकत है। दुनिया में सबसे बड़ी जो पढ़ाई होती है DSc की, डॉक्टर ऑफ साइंस, इसको पास करने वाले अब तक 2 ही लोग हुए हैं। पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे KR नारायण। और ये 8 साल की पढ़ाई होती है, लेकिन बाबा साहब ने 2 साल में पूरा किया। हमारा गुणवान होने का मतलब क्या है? हम गुणवान हैं, हम अच्छे हैं, हम सीखने वाले हैं, तो हम भला करने चाहिए। यदि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, तो दोस्तों हमारी बुद्धि से किसी का हानि नहीं होना चाहिए। इसे चाणक्य कहते हैं, इसे बुद्धिमान नहीं कहते। पढ़ा लिखा नहीं। हमारा समाज आज पढ़ा लिखा नहीं है, लिखा पढ़ा है। क्या है? लिखा पढ़ा है। लिखा है सो पढ़ लिया, तो पढ़ा है वो लिख दिया। अपना बुद्धि लगा करके उसे चिंतन नहीं करता है। इसलिए समाज लिखा पढ़ा है, पढ़ा लिखा नहीं। तो आंदोलन की पृष्ठभूमि पे हम चर्चा करेंगे। ज्योतिबा फुले बड़े होते हैं, उनके एक मित्र थे सखाराम परांजपे, एक ब्राह्मण मित्र थे उनके। ऐसा नहीं ज्योतिबा फुले की जिन विषय उठा में देखो तो सारे ब्राह्मणों के दोस्त थे, और सारे लोगों ने मिलकर अपने ही समाज में हो रही कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। सही क्या और गलत क्या है देखा और उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो उनके मित्र थे सखाराम परांजपे, उनका विवाह था, उसके विवाह में ज्योतिबा फुले जी भी गए थे। ज्योतिबा फुले सभी ब्राह्मणों के साथ बारात में जा रहे हैं। अचानक एक ब्राह्मण की नजर ज्योतिबा फुले के ऊपर पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति शूद्र समाज का है और ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। शूद्र समाज की मैं बात करूँ तो 2 कैटेगरी के शूद्र समाज आते हैं, एक टचेबल और एक अनटचेबल। एक
अछूत एक सछूत, जो एक एससी कैटेगरी में आज देखा जाता है और एक ओबीसी कैटेगरी देखा जाता है। और ये दोनों समाज में एक को तो बिल्कुल नीचा माना जाता था, जिसके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे, और एक दूसरे को सछूत माना जाता था, और बाकी सब ऊपर जाते थे। पर ज्योतिबा फुले जब उस शादी में बराबर जा रहे थे, एक ब्राह्मण की नजर पड़ी। उस ब्राह्मण ने कहा ये शूद्र मेरे साथ बराबर कैसे जा रहा है, और तुरंत उसका उनका अपमान कर दिया। ज्योतिबा फुले बहुत स्वाभिमानी आदमी थे। स्वाभिमान का मतलब होता है जो व्यक्ति अपना सम्मान करता है और दूसरा कोई व्यक्ति अपमान कर देता है तो गुस्सा हो जाता है। स्वाभिमानी व्यक्ति सबसे ज्यादा ज्योतिबा फुले थे। जो व्यक्ति अपनी इज्जत नहीं करता है उसका क्या मान और क्या सम्मान। तो हमें सबसे पहले अपनी इज्जत करना सीखना चाहिए। ज्योतिबा फुले की पूरी क्रांति आत्मसम्मान की है, इसकी है आत्मसम्मान की, बाकी कोई उनकी क्रांति नहीं है। तो ज्योतिबा फुले जी का जब अपमान हुआ तो ज्योतिबा फुले अपमान को सह नहीं पाए। बारात तो आगे निकल गए, बहुत सारी बातें सुन गए, लेकिन ज्योतिबा फुले वहीं रुक गए। फिर कहानी तो कही है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसी घटना घटती है कि एक महार जाति का व्यक्ति जो गले में मटका और पीछे झाड़ू लगा था, वो वहाँ से आया, और ज्योतिबा फुले जब उसको देखे तो बड़े आश्चर्य हुए। अरे ये कैसा व्यक्ति है, इसके सामने तो मटका है, पीछे झाड़ू है, पर वो आदमी हंस रहा था। ज्योतिबा फुले बड़ा हैरान होकर देखे कि ये हंस क्यों रहा है। उस व्यक्ति ने ये कहा, क्यों गए थे शादी में, तुम्हारी क्या जरूरत है शादी में जाने की, हटा दिए गए ना। पर ज्योतिबा फुले उसको देख के हैरान है। ज्योतिबा फुले ने पूछा कि तुम्हारे आगे मटका है, पीछे झाड़ू है, तुम्हें अपमान नहीं लगता? तो उसने जवाब दिया, ये अपमान कहाँ है, ये हमारे पुनर्जन्म का कर्म है। क्या है? ये हमारे पुनर्जन्म का कर्म है जो हम भोग रहे हैं। ज्योतिबा फुले जी ने देखा कि ये व्यक्ति का किसी इतना भी आभास नहीं हो रहा है कि ये हमारा अपमान है, और जब इसे ये भी आभास नहीं है कि ये हमारा अपमान है, तो इसके लिए वो आंदोलन क्या करेगा। बाबा साहब ने कहा, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, आंदोलन कर देगा। वो उस बात समझ गए कि इसको इतना भी आभास और शिक्षा नहीं है कि ये हमारे साथ जो हो रहा है ये मेरा सम्मान नहीं, ये मेरा अपमान ही है। बाबा ज्योतिबा फुले जी ने बहुत कविता लिखी है, सबको पता होगा। विद्या बनी मति गेली, मति बिना नीति गेली, नीति बिना गति गेली, गति बिना वित्त गेला, वित्त बिना शूद्र खचले, एक इतके अनर्थ एक अविद्या ने केला। ये ज्योतिबा फुले कविता लिखे। भारत के सबसे पहले कविता लिखने वाला कोई व्यक्ति है तो ज्योतिबा फुले जी, उससे पहले किसी ने नहीं लिखा था। इतिहास गवाह ज्योतिबा फुले जी ने समझ गए कि इसका सारा जड़ अविद्या है, अज्ञानता है, अज्ञानता की वजह से सब कुछ हो रहा है। और उन्होंने जीवन में ठान लिया कि मैं यदि क्रांति करूंगा तो शिक्षा की क्रांति करूंगा। किसकी क्रांति करूंगा? मैं सबको शिक्षा दूंगा। यदि हम लोगों को जानबूझ कर शिक्षा नहीं दिया गया है तो मुझे जानबूझकर लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, जानबूझकर लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। पर ये काम बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। इतना अपमानित होने के बाद उनको रहा नहीं गया, चले गए घर पे। घर पे जाने के बाद गोविंदराव फुले जी थे। गोविंदराव फुले जी मुझसे जाके अपने पिता से कहते, पिताजी आज मुझे शादी से बाहर कर दिया। मैं इसलिए कहानी ये पूरा बता देना चाहता हूँ कि बाकी सब लोग बोलेंगे, मौका मिल जाएगा, उसमें सीख लेंगे फिर क्या क्या बोलना है, इसलिए मैं पूरी बातें बताना चाहता हूँ। जब गोविंदराव फुले के पास गए तो उन्होंने कहा, पिताजी आज मुझे शादी से बाहर निकाल दिया गया, ये कैसे हो गया? मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, तो मेरे जो क्यों अछूत समझा जा रहा है? मेरे कान है, आँख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, सेम उनके पास है, तो मैं कैसे छोटा, कैसे वो बड़ा? क्यों लोगों ने मुझे अपमानित करके निकाल दिया? ये प्रश्न ज्योतिबा फुले जी ने गोविंदराव फुले से किया। तो उन्होंने हंस के जवाब दिया, अरे ज्योति तो समझ, तुझे तो केवल बारात से निकाल दिया, तुझे तो केवल बारात से निकाल दिया गया। मैंने जब देखा है अपनी इन आंखों से, जब शनिवार वाड़ा बन रहा था तो उस समय महार माता के जाति के लोगों को अबीर लगा करके
गुलाल लगा करके जिंदा उस फाउंडेशन के नीचे गाड़ दिया जाता। तुमने तो केवल एक अपमान देखा है, अभी कुछ देखा ही नहीं तुमने। पुणे के कुछ सुनार और सुतार के लोग थे, उन्होंने नमस्कार करना शुरू किया था, उनके कुल्हे काटे गए, तेरे जो तो बारात से बाहर निकाले गए। उन्होंने ब्राह्मणों की तरह जनेऊ पहनना शुरू किया था। जनेऊ, असल में एक बात बता दूं, जनेऊ से ब्राह्मण धारण करते हैं। कौन? हिंदू जी सभी है तो सबको धारण करना चाहिए, पर किसी कोई धारण नहीं कर सकता। कौन करता है? सिर्फ मेरे एक पर यादव मित्र था, तो हम चलते रहते, चर्चा होती रहती, तो उसने कहा कि मैं हिंदू हूँ। मैंने बोला बस अच्छी बात है, मैं मानता हूँ कि आप हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ, सभी लोग हिंदू हैं, सभी लोग क्रांति कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ज्योतिबा फुले जी का मिशन समझ में आना, आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा आप हिंदू, मैं भी हिंदू, पर एक बात बताओ, आप हिंदू हो तो आपको पूरा सब कुछ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे हमें बुद्धिस्ट बना तो हमारा एक होता है संस्कार, पूर्वज संस्कार। मुस्लिम है तो मुस्लिम का एक संस्कार होता है जो मुस्लिम बनते हैं। आपका संस्कार हुआ है यज्ञोपवीत संस्कार। क्या बोलते हैं? यज्ञोपवीत संस्कार आपका हुआ है? नहीं, क्या होता है? तो जब तक आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा तब तक आप पूर्ण रूपेण धर्म में सम्मिलित नहीं हो। तो नहीं हुआ तो आप उसमें सम्मिलित नहीं हो। यज्ञोपवीत, जैसे हम लोग बुद्धिस्ट हैं तो उनको प्रवज्जा होना जरूरी है, वैसे जो है तो उनको यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ होना चाहिए, पर उनका नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। एक ही धर्म में अलग अलग प्रकार का भेद क्यों? गोविंदराव फुले से जब उन्होंने पूछा तो गोविंदराव फुले जवाब दिया, पर उससे संतुष्ट नहीं हुए। उनको रात भर नींद नहीं आई, सुबह उठते उठते उनको एक बात समझ में आ गई, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? उनको कारण समझ में आ गया, ये सारा कारण वर्ण व्यवस्था के कारण। किसके कारण है? वर्ण व्यवस्था के। क्योंकि वर्ण व्यवस्था ने ही हमें ऐसा होने पर, हमारे साथ ऐसा होने पर मजबूर किया। हमारे साथ, हमारे पूर्वजों के साथ वर्ण व्यवस्था की वजह से इतना अन्याय हुआ। शिवाजी महाराज के साथ यदि अन्याय हुआ तो ये कारण वर्ण व्यवस्था था। साहू जी महाराज के साथ यदि अन्याय हुआ तो कारण वर्ण व्यवस्था था। संभाजी महाराज के साथ यदि अन्याय हुआ तो उसका कारण वर्ण व्यवस्था था। और ये वर्ण व्यवस्था ऐसा यदि करता है तो मैं प्रण लेता हूँ कि मैं इस वर्ण व्यवस्था को जड़ से उखाड़ के फेंक दूँ। ये सबसे बड़ा प्रतिज्ञा किसने लिया? ज्योतिबा फुले जी महाराज। ज्योतिबा फुले ने कहा कि यदि इस वजह से, वर्ण व्यवस्था की वजह से हमारे पुरखों का यदि अपमान हो रहा है तो मैं सबसे पहले इस व्यवस्था को खत्म करूँ। और वर्ण व्यवस्था के इस कारण को खत्म करने का मिशन जो है ज्योतिबा फुले जी ने शुरुआत। क्योंकि ज्योतिबा फुले जानते थे कि जब क्रांति होगी तो सबसे पहले इसी चीज़ को खत्म करना। तो ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया। शिक्षा को जब कदम बढ़ाया तो उनको एक बात समझ में आएगा कि सबसे पहले जो शिक्षित करना चाहिए लड़कियों को। किसे करना चाहिए? क्योंकि लड़का पढ़ेगा तो एक घर को सुधारेगा, लड़की पढ़ेगी तो दो घर को सुधारेगा। तो सबसे पहला कोशिश उन्होंने कहा कि लड़कियों को पढ़ाया जाए। और ज्योतिबा फुले जी ने बड़े संघर्ष हो, 1840 में उनकी शादी हो जाती है। 1848 में उन्होंने एक स्कूल खोला लड़कियों के लिए जिसका नाम अहिल्या सरम रखा। क्या रखा? और उन्होंने अहिल्या सरम में 6 लड़कियां पढ़ने आई, जो 4 ब्राह्मण समाज से थे और एक धनगर समाज से थी और एक मराठा समाज से थी। उसमें भी अपने लोगों में एक भी लड़कियां नहीं थी, पर लड़कियां पढ़ने आई, यही सबसे बड़ी बात थी। ज्योतिबा फुले जी ने सबसे पहला स्कूल खोला, लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे किया। और उसमें जो कारण थे, जैसे उन्होंने कहा है कि जब लड़कियां पढ़ने आई तो ज्योतिबा फुले जी ने अपने स्कूल में लिखा है कि हमारे ज्ञान सत्ता के शिल्पकार कौन है। तो बाबा साहब ने नाम लिखा है कि थोड़ा अप्पा जी जन्मकार थे, रणमा महार थे, गोरुस्वाजी भांग थे, लहू जी सावले थे, उस्मान शेख थे और फातिमा शेख थे। ये 2 मुस्लिम का जो नाम है बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब ज्योतिबा फुले जी को गोविंदराव फुले ने घर से बाहर कर दिया था, तो गोविंदराव फुले जी ने ज्योतिबा फुले घर से बाहर इसलिए किया था क्योंकि सभी लोगों ने जाकर के, जब ज्योतिबा फुले ने आंदोलन अपना शुरू किया तो सब जाकर के उनके पिता का कान भरने लगे, ये ज्योति ठीक नहीं कर रहे, इसे रोको तुम, अन्यथा इसे घर से बाहर कर दो। आखिरकार सभी पेशवाओं के दबाव में आकर के गोविंदराव फुले ने अपने पुत्र और
अपने पुत्र वधु को घर से बाहर कर दिया और उनको शरण देने वाले थे उस्मान शेख, उनके बेटे उस्मान शेख ने उनको अपने घर में शरण दिया। और फातिमा शेख ये भारत की पहली मुस्लिम महिला अध्यापिका बनी, और ज्योतिबा फुले जी की पत्नी वो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। फातिमा शेख हड़पसे के बाजू में एक नगर है फातिमा नगर, वहाँ जाके देखिए वो उनका ही स्थान है। वहाँ पर फातिमा शेख के वजह से बहुत बड़ी क्रांति आई थी, और वो पहली बार अपने घर का दहलीज पार करके सभी लड़कियों को शिक्षित करने के लिए आगे बढ़ी थी। तो फातिमा शेख, शिक्षा की व्यवस्था सुधार किया गया, स्कूल खोले गए, लगातार स्कूल खोले गए, 48 में खोले गए, 51 में 2-2 स्कूल खोले गए, 52 में खोले गए, 53 में विधवाओं के लिए एक विधवा के लिए आश्रम खोला गया, अनाथालय खोला गया, बहुत सारी चीजें 52 से लेकर के 53, 54, 55 तक लगातार खोला गया। फिर बाबा को ज्योतिबा फुले जी को लगा कि शिक्षा की व्यवस्था तो हो रही है पर साहित्य नहीं है, हमारा समाज पढ़ेगा नहीं तो क्रांति किस बेस पे करेगा, तर्क कैसे करेगा, शिक्षित कैसे होगा, किसी को जवाब कैसे देगा। इसलिए सबसे पहले ज्योतिबा फुले को लगा कि मुझे साहित्य लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? उन्होंने साहित्य लिखना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने गुलामगिरी 1873 में लिखा, गुलामगिरी लिखा, किसान का कोड़ा। सबसे पहले यदि किसानों के बारे में सोचकर किसानों की कैसी दशा है, किसानों को कैसे गरीब रखा जा रहा है, तो किसानों का कोड़ा साहित्य लिखकर के किसानों की दशा सुधारने का काम सबसे पहले ज्योतिबा फुले जी ने किया। शिवाजी के ऊपर किताब लिखी, प्रेरणा स्रोत में हम आपको बताएंगे। ज्योतिबा फुले अपना प्रेरणा स्रोत शिवाजी महाराज पर किसे मानते थे? जब शिवाजी का नाम ज्योतिबा फुले से पहले कोई जानता नहीं था, ना उनका कोई चित्र था, ना उनको कोई चीज, कुछ भी नहीं था शिवाजी के बारे में। पर शिवाजी के बारे में उन्होंने खोजना शुरू कर दिया कि शिवाजी कहाँ है, उनकी सारी चीजें कहाँ हैं। तो सबसे पहले ज्योतिबा फुले जी ने शिवाजी के रायगढ़ में गए, उनकी समाधि खोज निकाली कि समाधि उनकी कहाँ है। ज्योतिबा फुले जी की समाधि खोजने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे तो ज्योतिबा फुले। शिवाजी की समाधि खोज निकाली, साफ किया, पुष्प किया, बस वही रायगढ़ के नीचे एक ब्राह्मण रहता था, उसने लात मारी उस समाधि पर और लातों से पूरा डाली। किसने? वहां के ब्राह्मण, क्योंकि वो शिवाजी की क्रांति को पसंद नहीं करते। पर ज्योतिबा फुले जी ने हार नहीं मानी, शिवाजी का एक एक चीजें निकाल लिया, और रत्नागिरी चौक पर उन्होंने पहली बार शिवाजी की जयंती मनाई थी। इस महाराष्ट्र में, इस भारत में यदि किसी ने पहली बार शिवाजी की जयंती मनाई थी तो ज्योतिबा फुले जी थे। पहली बार जयंती मनाई, और इस भारत में शिवाजी महाराज का पहली बार यदि किसी ने प्रतिमा बिठाई थी वो छत्रपति साहू जी महाराज थे। साहू जी महाराज ने पहली बार इस भारत में प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थापना किया। ये 2 महान विभूतियां हैं जिन्होंने शिवाजी के सारे इतिहास को उजागर कर दिया था। आज शायद शिवाजी की जयंती मनाने वाले ये बात जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे कि शिवाजी को खोजा किसने, और शिवाजी की जयंती मनाई किसने, और शिवाजी का पहला पुतला बनाया किसने, किसी को पता नहीं। पर ये बात हम इसलिए समाज को बताना चाहते थे। हमारी जो लड़ाई है मानवतावाद की, हम ये चाहते हैं कि मनुष्य मनुष्य एक समान है। यही बात ज्योतिबा फुले जी की थी। ज्योतिबा फुले यही चाहते थे कि किसी भी मनुष्य के साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाए, उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। और उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे। ज्योतिबा फुले जी ने इतने सारे साहित्य लिखे कि सभी साहित्यों का एक संपूर्ण किताब था, ज्योतिबा फुले संपूर्ण वाक्य में। उस साहित्य को जब पहली बार छापा गया था तो वो साहित्य 8 रुपए का था, फिर 10 रुपए का हुआ, फिर 50 रुपए का हुआ। लेकिन शरद पवार के शासनकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे 1991 में, तो उन्होंने 50,000 प्रतियां छपाई थी ज्योतिबा फुले की सारी किताबों। पर हुआ ऐसा कि किताब तो छपी लेकिन लेने गए तो मिला नहीं। हर बुक स्टॉल पर जाओ तो बिक गई। पर अगले दिन सदाशिव में पता चला कि सारी किताबें ब्राह्मणों ने खरीद लिया था और इकट्ठा उसको जला दिया था। और यदि ज्योतिबा फुले जी की शिक्षा आज होती तो आज भारत की दशा और भी बेहतर होती।
ज्योतिबा फुले जी के साहित्यों को खोज निकालने का काम फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें अपना गुरु बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास बहुत सारी डिग्रियाँ थी, और डिग्रियों में MA थे, MPhil थे, PhD थे, बार एंड लॉ थे, LLD थे, DSc थे, बहुत सारी डिग्रियाँ, 7 डिग्रियाँ बड़ी डिग्री। पर ज्योतिबा फुले 7वीं पास, कितना? पर ज्योतिबा फुले जी को किसने गुरु माना? बाबा साहब अम्बेडकर। इस प्रकार की उनकी शिक्षा हुई। महिलाओं का दशा सुधारने के लिए ज्योतिबा फुले ने बहुत बड़ा प्रयास किया। मैं 2 शब्दों में और अपना शब्द रखूंगा, और इसके बाद से मैं 2 शब्द को अपना बोलेंगे। मैं सबका वक्ता इतने लोगों में चाहूँगा सब लोग बोले, पर एक बार मैं संक्षेप में इतिहास पूरा रखना चाहता हूँ। महिलाओं के लिए ज्योतिबा फुले जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया। सबसे पहला काम महिला सुधारने के लिए एक काशीबाई नामक विधवा थी, वो ब्राह्मणी थी, वो गर्भवती थी, और अक्सर विधवाओं का इसलिए गर्भवती होना जायज़ था क्योंकि बचपन में शादियाँ कर देते थे, पति मर जाता था, और पति था 50 साल का, पत्नी होती थी 15 साल की, ऐसे विवाह होते थे। इस पर रोक लगाया गया। तो उसी जैसे काशीबाई थी, तो काशीबाई गर्भवती थी, तो वो कोई शरण नहीं दे रहा था, मरने जा रही थी, तो ज्योतिबा फुले जी की कुएं भी मरने जा रहे थे। ज्योतिबा फुले ने बच्चा लिया, और बचाने के बाद उसे जो बच्चा पैदा हुआ था उसे ज्योतिबा फुले जी ने गोद ले लिया, और गोद लेने के बाद उसका नाम यशवंत रखा। क्या रखा? यशवंत। उसे डॉक्टर बनाया पढ़ा लिखा के। पर ये समाज के लोगों ने उसी यशवंत के वजह से उनको बदनाम भी ज्योतिबा फुले को किया। ये समाज के लोग पता क्या बोले, ये ज्योतिबा फुले का ही लड़का होगा, इसीलिए इतना इसका पर परोपकार करता है। ये समाज इस प्रकार से ज्योतिबा फुले को बदनाम किया, यहाँ तक कि ज्योतिबा फुले को मारने के लिए भेज दिया। और मारने के लिए जब भेज दिए तो वहाँ पर 3 लोग हथियार लेके गए थे। ज्योतिबा फुले ने कहा आने दो। क्यों आए हो? मारने के लिए आए हो? अरे तुम्हारे लड़कों को पढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, तुम मारना चाहते तो मार दो। 12 बजे से रात लेकर के 4 बजे तक क्लास लिया, और 4 बजे सारे के सारे चरणों में झुक गए। जैसे बुद्ध ने सारे अंगुलीमान को अपने चरणों में झुका दिया, वैसे ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले की 2-3 बातें मुझे बहुत पसंद है। जब उनके पिता ने कहा बेटा तू शादी कर ले, जब तेरे को औलाद नहीं हो रहा है तो शादी कर ले, दूसरी शादी कर। तो उन्होंने कहा कि कमी हमारे में है, ऐसा क्यों ना किया जाए कि सावित्रीबाई फुले की दूसरी शादी करा दिया जाए, और दूसरे लड़के हो जाएंगे, मैं ही दूसरी शादी करूंगा। कितना गहरा विचार था। विधवा पुनर्विवाह की सबसे बड़ी तैयारी करने वाले और जोर शोर से आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले ज्योतिबा फुले थे। बाल विवाह को रोकने वाले ज्योतिबा फुले थे। सती प्रथा को रोकने वाले ज्योतिबा फुले थे। उन्होंने कहा जिस देश की महिलाओं की दशा बेकार होगी वो देश विकास क्या करेगा, तो सबसे पहले महिलाओं की दशा हमें सुधारनी चाहिए। इसलिए ये सारा जो आंदोलन है ज्योतिबा फुले ने किया। छोटे छोटे जो भी पॉइंट में टच किया, बस आखिरी में एक बात मैं कहूँगा, कबीर की वाणी और ज्योतिबा की वाणी इसमें बहुत मेल खाती है। कबीर एक सेठ था, तो अनाज खत्म हो गया था, बहुत सारे लोग थे, तो कबीर की पत्नी चली गई। उन्होंने कहा कि अनाज दे दो, तो उसने कहा कि नहीं दूंगा, पहले का बहुत बिकाया है, बोले नहीं ये तो ज़रूरी है। तो उसने कहा ठीक है, इस रात आज मेरे पास आओ तो मैं तुझे आज का पूरा अनाज दे दूँगा। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगी, तू पहले अनाज तो दे दे। अनाज ने खाना बन गया। शाम को कबीर की पत्नी तैयार हो गई। कबीर ने पूछा कहाँ जा रही हो? बोले सेठ ने बोला था आज रात में आओगे तभी अनाज दूंगा। बोले ऐसी बात है, बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम अकेले जाओगे तो भीग जाओगे, चलो मैं छाता लेके जाता हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। सेठ जब दरवाजा खोला तो कबीर की पत्नी भीगी नहीं थी। आश्चर्य हुआ कि इतनी भयानक बारिश में तो भीगी क्यों नहीं? बोले कबीर साहब आए थे, छोड़ के गए, बाहर बैठे हैं, तुम्हें जो करना है कर लो, फिर कबीर से हमको लेके चले जाएंगे। तब ये बात सुनकर के अंदर से बाहर आ गया वो और कबीर के चरणों पर गिर गया। ये है भारत के संतों। बाबा साहब ने 3 गुरु माना था। आध्यात्मिक गुरु कबीर को माना था, और धर्म का गुरु भगवान बुद्ध को माना था, और सामाजिक गुरु ज्योतिबा फुले को माना था। 3 गुरु थे बाबा के। कबीर की भी वाणी बड़ी अनोखी। इस प्रकार से बुद्ध ने भी कहा है वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, और वर्ण व्यवस्था में बुद्ध ने कर्मों के आधार पर माना है। बुद्ध ने कहा न जच्चा वसनो होती न जच्चा होती ब्राह्मण कम्मो वसनो होती कम्मो होती ब्राह्मण। कोई भी जाति या कोई भी जो वर्ण व्यवस्था है वो
कर्म के आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। यदि कोई व्यक्ति कर्म के अनुसार बहुत अच्छा कर्म करता है तो निश्चय रूप से ब्राह्मण है, यदि वो बल का काम करता है तो निश्चय रूप से क्षत्रिय है, लेकिन जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था होना चाहिए। ये बुद्ध का विचार था। ये बुद्ध की विचारधाराएं हमेशा उन लोगों को कभी नहीं पटी जो जातिगत आधार पर इस सारी व्यवस्था को सीमित करना चाहते थे। इसलिए बुद्ध की विचारधाराएं सभी मानव जाति में समानता का भाव लाने की कोशिश किया। मैं भी ओबीसी समाज से निकल में हमारे घर में बहुत कट्टरवादी हिंदुवाद थे, इतना हिंदुवाद था कि हमें निकलने में बड़ा मुसीबत हो गया। निकलते निकलते मुझे को बड़ा कोशिश करना, आज पूरा रिश्तेदार हमको थोपता है, ये बुद्धिस्ट हो गया, बेकार हो गया, भ्रष्ट हो गया। अरे भाई मैं कुछ नहीं हुआ, बुद्धिस्ट हुआ ना, हिंदू हुआ ना, जैन हुआ, सिख हुआ, मैं इंसानियत की बात करना सीख लिया। यदि इंसानियत की बात करना सीख लिया, हम नहीं है हिंदू, ना नहीं मैं बौद्ध हूँ, ना जैन हूँ, ना सिख हूँ, भाई इंसान बन के रहने तो ना हमें। हम किसी धर्म की बात नहीं करते, कम से कम इंसानियत की बात करने तो, कम से कम सही गलत क्या वो फर्क तो हमको करने तो। जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है, चाहे वो हिंदू धर्म में रहे, चाहे बौद्ध धर्म में रहे, चाहे जैन धर्म में रहे, चाहे सिख धर्म में रहे, गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए और सही का हमेशा समर्थन करना चाहिए। अहंकार नहीं करके ये गलत हो तो अभी नहीं बोलना चाहिए नहीं मेरा सही है, मेरा सही नहीं। जो गलत है उसे गलत करार देना चाहिए, क्योंकि हर अच्छी चीज़ें यदि अच्छे लोग देते हैं तो उसमें बुरे लोग घुस करके बुरी चीज़ें भी डाल देते हैं। आप समझे कि नहीं? तो स्वार्थ से भी बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं बहुत सारा समय लिया।